Hello dear students, welcome back Sapna ma'am economics class. Today we are going to discuss about important question for NET. हमने इससे पहले भी एक वीडियो कराई थी जिसमें आपका कुछ हमने पार्ट किया था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के नेट के लिए, उसमें हमने सिलेबस भी डिस्कस किया था। लेकिन अभी हम जो सेकंड वीडियो कर रहे हैं इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं ना नेट में, हम उन्हीं क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, ताकि आपको जब नेट में आए तो आप उनका करेक्ट आंसर वहाँ पर दे पाएँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने क्या लिखा है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर हमारा क्या बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन अकॉर्डिंग टू से लॉ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी रिमूव्ड। अकॉर्डिंग टू जेबी से, फुल जो नेम है यहाँ पर इकोनॉमिक्स का, दैट इज द जेबी से लॉ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी रिमूव। तो जेबी से हमें कुछ और भी याद आता है कि जेबी से की थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था, सप्लाई क्रिएट ऑन डिमांड। सप्लाई अपनी डिमांड को खुद बना लेता है मार्केट में। तो अब हमने जब ये थ्योरी पढ़ा था तो उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू जेबी से। तो जेबी से के अकॉर्डिंग हम कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। 4 ऑप्शन है हमारे पास। फर्स्ट इज राइज इन वेजेस, second is fall in wages, and third option is taxing wages, and fourth option is subsidizing wages। तो कैसे वेज कंट्रोल करके या फिर जो हम ऑप्शन यहाँ पर लिख रहे हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा है कि फर्स्ट ऑप्शन में हम क्या कह रहे हैं, राइज इन वेजेस। अगर वेज को ज़्यादा कर दें तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जो है इकोनॉमी में उसको रिड्यूस कर सकते हैं, नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू जेबी से। फॉल इन वेजेस, क्या अगर हम देख रहे हैं कि जो वेज है उसको कम करके कंट्रोल किया जा सकता है अनएम्प्लॉयमेंट को, या फिर टैक्स इम्पोज करके वेज पर, या फिर सब्सिडी प्रोवाइड कराकर कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू जेबी से, दैट इज द सेकेंड ऑप्शन, फॉल इन वेजेस। ठीक है। अब यहाँ पर जेबीसी ने ये बात क्यों बोला था कि अगर हम वेज रेट को कम कर दे तो हम अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं हम वेज रेट को कम करके, अगर वेज रेट कम हो जाएगा तो लोगों की तो परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर कम होगी, डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो फिर प्रोडक्शन कम प्रोड्यूस किया जाएगा। फिर लोगों को जब प्रोडक्शन ही नहीं करेगा प्रोड्यूसर तो उससे तो हम क्या कहेंगे कि डिमांड नहीं हो रही है, तो फिर प्रोडक्शन नहीं होगा तो फैक्ट्री के लिए भी डिमांड नहीं होगी। लेकिन हम यहाँ पर इसको 2 वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये तो हमने क्या कर दिया, इसको क्रिटिसाइज कर दिया। अब हम इसके फेवर में बात कर रहे हैं जिसमें हम एग्री हो जाते हैं किसके साथ, जेबीसी के साथ। अब जेबीसी के अकॉर्डिंग अगर वेज रेट को कम कर देंगे, हमारे पास लेबर जो है वो क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, एक फैक्टर में ही तो हम यूज करते हैं लेबर को, और लेबर को हम क्या देते हैं, वेज। तो वेज अगर कम कर देंगे तो उसका इफेक्ट किस पे जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुआ तो इट मीन्स हम वहां पर क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम बेनिफिट किसका, प्रोड्यूसर का। प्रोड्यूसर का बेनिफिट होगा तो किसके लिए डिमांड करेगा, फैक्टर्स के लिए डिमांड करेगा। और फैक्टर क्या है, लेबर। लेबर इट मीन्स जो वर्कर्स है उनकी ज्यादा डिमांड होगी तो इट मीन्स जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ओके तो यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें अकॉर्डिंग टू जेबी से क्या करके शो करना है, यहाँ पर डिक्रीज इन वेजेस क्या शो करेगा, रिडक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी की अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कर देंगे, हम कम कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि अगर पहले किसी लेबर को अगर प्रोड्यूसर 100 रुपए पे करता है सिंगल लेबर को, ठीक है, अब अगर वेज रेट 100 से 50 कर दें हम, तो सेम कॉस्ट में क्या कर सकता है, 2 यूनिट हायर कर सकता है प्रोड्यूसर, यानी कि 100 रुपए में अब वो 2 लेबर का यूज कर सकता है। और जब 2 लेबर का यूज करेगा तो प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट हो जाएगा, प्रोडक्शन पहले क्या होता था, अगर 10 यूनिट प्रोड्यूस होता था तो अब 20 यूनिट प्रोड्यूस हो जाएगा सेम कॉस्ट में। तो इट मीन्स वहां पर हम क्या शो कर रहे हैं, इंक्रीजिंग केस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, जो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट है, इंक्रीजिंग केस ऑफ प्रोडक्शन, डिक्रीजिंग केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमें याद रखना है, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फॉल इन वेज। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन इज इरिवर्सिबल इज
यहाँ पे ये इज शायद 2 बार लिखा गया। कंजम्पशन इज इरिवर्सिबल इम्प्लिसिट इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस। ठीक है, कि हमें यहाँ पर जो हम पहले बात कर रहे हैं कंजम्पशन की, कि कंजम्पशन जो है वो क्या है, इरिवर्सिबल है। ठीक है, तो इम्प्लिसिट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस, कौन सी हाइपोथेसिस में हम इसको पढ़ते हैं, ये हमने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं AIH, यानी कि एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, RIC, यहाँ पर ये H होगा, हाइपोथेसिस की हम बात कर रहे हैं, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, LCH, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, और हमारे पास ये लास्ट में भी क्या हो जाएगा, PIH, यानी कि परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सी थ्योरी में हमने पढ़ा था कि कंजम्पशन जो है वो इरिवर्सिबल है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इरिवर्सिबल क्या होता है और रिवर्सिबल क्या होता है। रिवर्सिबल का मतलब है कि जैसे हमारा इनकम जिस प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, कंजम्पशन भी उसी के अकॉर्डिंग मूव करेगा। अगर इनकम बढ़ा तो सेम प्रोपोर्शन में क्या हो जाएगा, कंजम्पशन बढ़ जाएगा। इनकम कम हुई तो कंजम्पशन भी हमारा क्या हो जाएगा, सेम प्रोपोर्शन में कम हो जाएगा। उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल। ओके, और इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि जिस लेवल से हमारा इनकम बढ़ा उस सेम प्रोपोर्शन में हमारा कंजम्पशन मूव नहीं करता या फ्लक्चुएट नहीं करता है। ओके, तो इट मीन्स हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इंक्रीजिंग केस ऑफ इनकम लेवल शो द इंक्रीजिंग केस ऑफ कंजम्पशन। इट मीन्स इट्स द पॉजिटिव रिलेशनशिप, इनकम का और कंजम्पशन का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, इनकम कम होगी तो कंजम्पशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन इरिवर्सिबल का मतलब है कि सेम प्रोपोर्शन में कंजम्पशन कम नहीं होगा, क्योंकि हम अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करने के लिए कंजम्पशन को कम नहीं करते इनकम के कम होने के साथ। ओके, तो ये कौन सी हाइपोथेसिस में हमने पढ़ा था, यहाँ पर हमने लिखा है एब्सोल्यूट, रिलेटिव, लाइफ साइकिल और परमानेंट। तो हमने ये जो थ्योरी पढ़ी थी वो हमने पढ़ा था कौन से हाइपोथेसिस में, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें हम अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी कर रहे हैं कि क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मनी है वो क्या रोल प्ले कर रहा है और प्लस में मनी सप्लाई से क्या इफेक्ट होता है। इन द क्लासिकल थ्योरी एन इंक्रीज इन MS लीड टू, MS जो है हमारे पास दैट इज द मनी सप्लाई। ओके, तो MS की फुल फॉर्म होगी मनी सप्लाई। अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा इकोनॉमी पर, तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन हियर डिक्रीज इन प्राइस, सेकंड ऑप्शन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, सॉरी इंक्रीज इन सेविंग, थर्ड ऑप्शन डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड फोर्थ ऑप्शन इंक्रीज इन प्राइस लेवल। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में हम बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग केस ऑफ प्राइस लेवल। प्राइस लेवल पर क्या इफेक्ट होगा, बढ़ेगा या कम हो जाएगा, या फिर सेविंग पे इफेक्ट होगा इसका, या फिर हम देख रहे हैं कि थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट पे इफेक्ट होगा, या फिर इसका डिक्रीजिंग केस या फिर इंक्रीजिंग केस ऑफ प्राइस पर इफेक्ट होगा। यहाँ पर देखो हमारे पास 2 ऑप्शन में हमने प्राइस की बात की है, तो यानी कि हमारा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इफेक्ट किस पे हो रहा है, प्राइस पे हो रहा है। तो प्राइस का हम देखेंगे अब पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। इट मीन्स पॉजिटिव मीन्स सेम प्रोपोर्शन में या फिर अपोजिट कंडीशन में। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, इंक्रीज इन MS, मनी सप्लाई क्या हुआ, बढ़ गया। अब उसका इफेक्ट हम यहाँ पर बता रहे हैं, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज इंक्रीज इन प्राइस लेवल। इट मीन्स जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी ऑप्शन। अब यहाँ पर डी ऑप्शन क्यों हुआ हमारा, ये भी हम समझ लेते हैं कि जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, इट मीन्स जो MS है वो क्या कर दिया हमने, इंक्रीज कर दिया, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, जो कंजम्पशन पावर है या परचेजिंग पावर ऑफ पीपल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब इंक्रीज हो गया, इट मीन्स वहां पर हम क्या शो कर रहे हैं, इंक्रीजिंग केस ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया, अब लेकिन हमारी सप्लाई तो नहीं बढ़ा ना, जिसके जो हमारा डिमांड बढ़ा जिस लेवल में उसके अकॉर्डिंग हमारी सप्लाई नहीं बढ़ पाई है गुड्स की। तो अब सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो इट मीन्स जो प्रोड्यूसर है वो क्या कर देंगे, फिर अपनी गुड्स के प्राइस बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, D ग्रेटर देन S। ओके, डिमांड ज्यादा होगी किससे, सप्लाई से, और डिमांड कभी भी जब सप्लाई से ज्यादा हो जाएगी
तो उसका इफेक्ट कहाँ पर जाएगा, प्राइस पर, तो प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो प्राइस है वो क्या हो गया, इंक्रीज इन प्राइस लेवल, ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में, द क्लासिकल इकोनॉमिक्स फोकस्ड ऑन द रोल ऑफ मनी एज, अभी भी हमने क्लासिकल इकोनॉमिक्स की बात की थी, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, मनी की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मनी है उसका क्या रोल है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, जो मनी का यूज किया जाता है, तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या कहता है, मनी का यूज किसके लिए किया जाता है। तो ये जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो वहां पर हम ये चीज मतलब हमें देखते हैं कि हम अकॉर्डिंग टू क्लासिकल और मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्या डिफरेंस है इनमें। तो हम देखते हैं ए ऑप्शन हमारे पास है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बी ऑप्शन है हमारे पास वेल्थ, सी ऑप्शन है हमारे पास मीडियम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डी ऑप्शन है हमारे पास लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, तो हमने जैसे फंक्शन पढ़े थे मनी के, तो सेम हम यहाँ पर क्लासिकल थ्योरी या फिर क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मनी का रोल है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, दैट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं कि मनी किसके काम आता है, सिर्फ लेन देन के काम आता है, या फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज के काम आता है। सेविंग को वो क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं कि मनी को हम सेव करके नहीं रख सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन, इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच टू ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी हैज गिवन बाय। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरी है, इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच टू ट्रांजेक्शन। अब इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, डिमांड फॉर मनी हैज गिवन बाय। तो यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन रखे हैं, इकोनॉमिक्स नेम हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमने लिखा है जे.एम. कीन्स, नेक्स्ट हमारा है डब्ल्यू.जे. बमोल, थर्ड हमारे पास मिल्टन फ्रीडमैन एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास हिक्स। किसने दी थी ये थ्योरी? अब पहले तो हम ये यहाँ पर देखते हैं कि जो ये थ्योरी है हमारी इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच टू ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी, आप पहले तो इस थ्योरी में था क्या, ठीक है, हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर हमने जब ये थ्योरी पढ़ी थी तो हमने इस थ्योरी में पढ़ा था कि जो हम अपने पास एज ए कैश फॉर्म ट्रांजेक्शन के लिए जो मनी रखते हैं उस पर पे भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका इफेक्ट होता है। ठीक है, यानी कि उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट का इफेक्ट होगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट का इफेक्ट कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक में, तो जो हमारे पास जो ट्रांजेक्शन मनी है वो हम क्या करेंगे, ज्यादा रखेंगे या कम रखेंगे? तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स हम ट्रांजेक्शन मनी क्या रखेंगे, कम रखेंगे। कब? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा। अब हम क्या कर देंगे, बैंक में जमा कर देंगे। जो कैश हम अपने पास रख रहे थे ना ट्रांजेक्शन के लिए, तो वो हम अब कहाँ रखेंगे, बैंक के पास। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वहां पर, हाई है। अगर हमारे पास हम बिल्कुल अपोजिट कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करके चलते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कम है बैंक की, तो अब जो ट्रांजेक्शन कैश या फिर ट्रांजेक्शन मोटिव के लिए जो हमने कैश रखा है अपने पास, वो हम क्या कर देंगे, अब ज्यादा रखेंगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक में क्या है, कम है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का इफेक्ट किस पे होता है, ट्रांजेक्शन मोटिव डिमांड फॉर मनी पर होता है। ओके, तो यहाँ पर ये थ्योरी किसने एक्सप्लेन की थी? अब इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सेकंड ऑप्शन, डब्ल्यू.जे. बोमोल। बोमोल ने इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था और इस थ्योरी में रेट ऑफ इंटरेस्ट का इफेक्ट शो किया था किस पर, ट्रांजेक्शन मोटिव डिमांड फॉर मनी। ओके, थैंक यू।